तो एक्टिव रीजन में कौन से जंक्शन फॉरवर्ड बायस होते हैं, कौन से जंक्शन रिवर्स बायस होते हैं? बेस इमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस. For least distortion, for linear least distortion amplification purpose, cutoff for the common emitter configuration will be defined by IC is equal to ICO. So graphically they have shown this idea. IV is equal to 0 ampere or microampere, means there is the base terminal is open and the current that flows is ICO between collector and emitter. So the current from collector to emitter is called ICO under the condition when base is open. और ये है डायोड करेक्टरिस्टिक्स. IB VBE 0.7 तक कुछ नहीं है, 0.7 के बाद आप देख लें करंट शूट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाता है. तो ये सारी बातें जो है ना इसमें आपको थोड़ी सी पढ़ने पड़े, चीज़ें आप खुद देख लें, डिस्कस हुई काफ़ी. तो एक्टिव रीजन एम्प्लीफिकेशन पर्पस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और इसमें जो है ना हमारे पास इनपुट वेवफॉर्म और आउटपुट वेवफॉर्म सेम होनी चाहिए. इसका मतलब है डिस्टॉर्शन लीस्ट डिस्टॉर्शन होनी चाहिए एक्टिव रीजन में. कट ऑफ रीजन में दोनों जंक्शन रिवर्स बायस हो जाते हैं और दूसरे में सैचुरेशन रीजन में दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस होते हैं. एक्टिव रीजन में सारी कट ऑफ में जो है ना करंट ICEO के बराबर होता है कॉमन एमिटर के केस में जब ट्रांजिस्टर कट ऑफ मोड में होता है, और जब सेचुरेशन में मोड में होता है तो उस वक्त जो आउटपुट वोल्टेज होता है उसको हम कहते हैं VCE सेचुरेशन, और ये मिनिमम वोल्टेज होता है लेकिन करंट मैक्सिमम होता है. तो सेचुरेशन में करंट मैक्सिमम होता है और कट ऑफ में वोल्टेज मैक्सिमम होता है. एग्जाम्पल 3.2 है. Using the characteristics of figure 3.13, determine IC at IB is equal to 30 microampere and VC is equal to 10 volt. Using the characteristics of figure 3.13, determine IC at VB is equal to 0.7 volt and VC is equal to 15 volt. तो ये मुख्तलिफ जो है ना हमारे पास दो पार्ट्स हैं. एग्जाम्पल 3.2 के तो फर्स्ट केस में क्या करंट आ रहा है 3.4 मिली एम्पियर, और सेकंड पार्ट में आप देख लें जो कलेक्टर करंट है वो 2.5 मिली एम्पियर है. तो आप खुद देख लें, वहाँ पर आप फिगर देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा. बीटा क्या चीज़ है?
हमारे पास दो किस्म के बीटा हैं, एक बीटा डीसी है और एक बीटा एसी है। डीसी मोड में बीटा डीसी होता है आईसी और आईबी, और ये जो दोनों आईसी और आईबी करंट्स हैं, ये इसको हम क्यू पॉइंट के ऊपर दोनों करंट देते हैं। आईसी और आईबी कहाँ पर देते हैं? क्यू पॉइंट के ऊपर। जो भी कलेक्टर करंट होता है, जो भी बेस करंट होता है, इन दोनों का रेशो ले ले और एंड यू गेट बीटा डीसी। अच्छा, स्पेसिफिकेशन शीट में ये जो बीटा डीसी है, ये दिया होता है इन टर्म्स ऑफ हाइब्रिड पैरामीटर एच with the capital F and capital E, H F E, लेकिन F कैपिटल होता है, E भी कैपिटल होता है, और ये बीटा डीसी को रिप्रेजेंट करता है। और बीटा डीसी हम किस तरह मालूम करते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर अगर आप जो है ना जाएं वहाँ पर जहाँ पर आपने क्यू पॉइंट डिफाइन किया है, उस क्यू पॉइंट के ऊपर आप आई सी क्यू देखने हैं और आई बी क्यू देखने हैं, और ये दोनों डीसी करंट्स हैं, क्योंकि सी भी कैपिटल है और बी भी कैपिटल है। सबस्क्रिप्ट सी इज कैपिटल एंड सबस्क्रिप्ट बी इज कैपिटल, so beta dc is equal to ic or ib, and the value of beta ranges from about 50 to over 400, यानी amplification factor. Beta dc is called amplification factor in case of common emitter configuration. In common emitter configuration, base current is the input current and collector current is the output current. और ये जो आईसी और आईबी है, इसको हम क्यू पॉइंट के ऊपर या ऑपरेटिंग पॉइंट के ऊपर डिटरमिन करते हैं। और ये कहाँ पर होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स? जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वहाँ पर आप मालूम करते हैं। तो बीटा वेरीज अबाउट, it ranges from about 50 to over 400, with most in the mid range. यहाँ पर हमने अल्फा और बीटा को रिलेट करना है। अल्फा कॉमन बेस के केस में होता है, बीटा कॉमन एमीटर के केस में होता है। तो आपको पता चल जाता है कि अगर एक करंट को वेरी करें तो दूसरे करंट में क्या वेरिएशन आते हैं। एक तो ऊपर फिक्स है ना आईसी और आईबी। अभी विद रिस्पेक्ट टू क्यू पॉइंट जब आप वेरी करते हैं, क्यू पॉइंट से ऊपर नीचे, तो करस्पॉन्डिंगली दूसरा करंट भी आप उसमें चेंज आप देखते हैं। तो वो जो चेंज है कलेक्टर करंट में ड्यू टू चेंज इन बेस करंट, उसको हम कहते हैं बीटा एसी। ठीक है ना? तो ये तरीकाकार होगा कि बीटा एसी हम किस तरह मालूम करते हैं। इन्हें हम बेस करंट को विद रिस्पेक्ट टू क्यू पॉइंट चेंज करते हैं, और करस्पॉन्डिंगली हम कलेक्टर करंट में चेंज जो है ना वो नोट कर देते हैं, दोनों का रेशो ले लेते हैं, और ये आपको देता है बीटा एसी। अच्छा, लेट्स सी, हमारे पास बीटा 200 के बराबर है। लेट्स सी बीटा इज इक्वल टू 200। इसका मतलब ये है कि ये जो है ना कलेक्टर करंट को आप मतलब है जो आपको प्रोवाइड करेगा ट्रांजिस्टर या एम्प्लीफिकेशन एम्पलीफायर सर्किट, ये 200 टाइम्स IB से बड़ा होगा। So the collector current will become 200 times the magnitude of the base current. Let's see, मेरे पास IB है 10 माइक्रो एम्पियर और बीटा मेरे पास आ गया 200। तो आप में से कोई बताएं IC की वैल्यू क्या होगी? 2 मिली 2 मिली एम्पियर। 2 मिली एम्पियर 2000 टाइम जो है ना आपने उसकी वैल्यू 200 टाइम्स आपने उसकी वैल्यू बढ़ा दी, क्योंकि आपने 200 से मल्टीप्लाई किया। बीटा इज 200, तो 200 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो ये बन जाएगा 2000 माइक्रो एम्पियर। तो इसको मिली में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो 1000 पे डिवाइड कर दें, यू गेट 2 मिली एम्पियर। देखें काफ़ी जो है ना आपने करंट की जो है ना मैग्नीट्यूड बढ़ा दी, आउटपुट करंट की। आउटपुट के ऊपर आपने करंट की मैग्नीट्यूड बढ़ा दी।
तो एक चीज़ याद रखें, जब आप करंट को बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ाने से जो है ना, देखें सिस्टम के अंदर तो फिर लॉसेस भी तो बढ़ते हैं ना, आई स्क्वायर आर लॉसेस भी बढ़ते हैं। तो जब लॉसेस बढ़ते हैं तो उससे उसकी परफॉर्मेंस में जो है ना, उसमें उसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड होती है। तो कौन सा जो है ना मतलब है, कोई ऐसा कंपोनेंट लगाते हैं ट्रांजिस्टर के साथ ताकि उससे हीट जो है ना वो उसको मतलब है बाहर डिस्चार्ज हो जाए, उससे हीट सिस्टम से बाहर निकलें हीट। क्या क्या लगाते हैं ट्रांजिस्टर के साथ, याद है? जितने भी पावर एम्पलीफायर होते हैं उसके साथ आप एक छोटा सा जो है ना एक और एक्स्ट्रा कंपोनेंट लगाते हैं। उसका सर्किट के साथ मैंने यानी इलेक्ट्रिकली वो सर्किट में कनेक्ट नहीं होता, लेकिन वो उसके बॉडी के साथ कनेक्ट करते हैं, ट्रांजिस्टर के बॉडी के साथ। उसको क्या कहते हैं? हीट सिंक। हीट सिंक। तो हीट सिंक जो है ना इसलिए लगाते हैं, जहाँ पर भी आप पावर एम्पलीफायर इस्तेमाल करते हैं, लार्ज करंट सिस्टम में से फ्लो कर रहे हो, तो फिर आपने हीट सिंक लगाने होंगे वहाँ पर, ताकि हीट जो है जो सिस्टम में जो है ना वहाँ पर उसके परफॉर्मेंस पे उसका कोई मतलब है असर ज़्यादा ना हो, परफॉर्मेंस डिग्रेड ना हो, तो फिर हीट सिंक आप लगाएं। ठीक है, बात समझ आ रही है? ठीक है ना, आ रही समझ? यस सर, समझ आ रही है। तो जल्दी आवाज़ दिया करें ना, आप जो है ना दरमियान में खामोशी इख्तियार करें तो जल्दी आवाज़ दिया करें। एक बंदा आवाज़ दिया करें, लेकिन कम से कम, ताकि पता तो चले ना कि आप लोगों को समझ आ रही है। अभी एसी मोड में क्या होता है, डीसी मोड में तो आपने देख लिया बीटा डीसी इज इक्वल टू आई सी और आई बी। और ये जो आई सी और आई बी है ये ऑपरेटिंग पॉइंट पे जो कलेक्टर करंट और बेस करंट की वैल्यूज हैं। एसी मोड में हम क्या करते हैं, या बीटा एसी में, विद रिस्पेक्ट टू क्यू पॉइंट आप बेस करंट में चेंज लाते हैं, और फिर आप कलेक्टर करंट में चेंज जो है ना ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन आपने कौन से पैरामीटर को फिक्स करना होगा, वीसीई कांस्टेंट, वीसीई को कांस्टेंट रखना होगा। इन दोनों का रेशो लेने हैं, डेल्टा आई सी और डेल्टा आई बी। सो डेल्टा आई सी इज द चेंज इन कलेक्टर करंट, delta IB is the change in the base current. So for a given change in the base current, you observe the change in collector current, providing VCE is kept constant. तो ये जो बीटा एसी है इसको हम कहते हैं कॉमन एमीटर फॉरवर्ड करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्पेसिफिकेशन शीट के अंदर एच विद द सबस्क्रिप्ट स्मॉल एफ स्मॉल ई। तो हाइब्रिड पैरामीटर फॉर्म में इस तरह हम लिखते हैं, और जो ई है वो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, और एफ है फॉरवर्ड करंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो व्हाट इज बीटा एसी? कॉमन एमीटर फॉरवर्ड करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। और ये नॉर्मली थोड़ा सा फर्क होता है बीटा डीसी और बीटा एसी में। तो नॉर्म अमूमन जो है ना इन जनरल हम दोनों को बराबर लें। तो यहाँ पर देखें जो बीटा एसी है उसको हम जो है ना किस तरह रेफर करते हैं, एच एफ ई से रेफर करते हैं, और बीटा डीसी को एच एफ ई से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ कैपिटल ई कैपिटल। जिस तरह आप देखें ना डीसी क्वांटिटी को हम जो उसके सब्सक्रिप्ट है उसको कैपिटल रखते हैं। ये जो है ना आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये क्यू पॉइंट देख लें, क्यू पॉइंट यहाँ पर है आई बी वन और आई बी टू। आई बी वन से यानी ये जो क्यू पॉइंट है, तो जो हमने बेस करंट में चेंज लाया है वो विद रिस्पेक्ट टू क्यू पॉइंट हमने लाया है। तो करिस्पॉन्डिंगली आप देखें जब आई बी वन था तो उस वक्त कलेक्टर करंट क्या था, आई सी वन। और जब आपने बेस करंट को विद रिस्पेक्ट टू क्यू पॉइंट चेंज किया और वो बना आपके पास आई बी टू, तो उस वक्त जो कलेक्टर करंट था वो आई सी टू था। चेंज क्या है अपने विद रिस्पेक्ट टू क्यू पॉइंट, डेल्टा आई बी। यहाँ पर चेंज क्या है, डेल्टा आई सी। यानी डेल्टा आई बी किसके बराबर होगा, आप जल्दी बताएं। आई बी टू माइनस आई बी वन, ये हो जाएगा डेल्टा आई बी। डेल्टा आई सी किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा
IC2 माइनस IC1, ये बना डेल्टा IC। दोनों का रेशो ले लें, यानी डेल्टा IC और डेल्टा IB, इसको हम कहते हैं बीटा AC, कॉमन एमीटर फॉरवर्ड करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर आर रेशो। एनी क्वेश्चन? लेकिन इधर आपने कौन से पैरामीटर को फिक्स किया है, कांस्टेंट रखा है VCE। इस रो को देख लें, ये जो वर्टिकल लाइन है इधर देखें, VCE 7.5 वोल्ट, ये फिक्स है। सो व्हाट इज बीटा AC, डेल्टा IC और डेल्टा IB while keeping VCE कांस्टेंट। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं, आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें बीटा DC मालूम करें और बीटा AC मालूम करें, तो किस तरह आप मालूम करेंगे? कौन जल्दी बताएं, बीटा DC किस तरह मालूम करेंगे? इस फिगर में बीटा DC आवाज क्लियर नहीं है, कोई और बोलें। आवाज क्लियर नहीं है, कोई और बोलें। IC over rate of change of IB, ये क्या होगा? minus 2.2 milliampere divided। तो वो बात की बात है, वो जो भी वैल्यू आता है उसे हमारा कोई गर्ज नहीं है, जो भी बनी। Sir, rate of change ये जो देखिए, बीटा DC किसके बराबर होगा? बीटा DC 108। यार आप देखें, 108। डोंट टेक एनी वैल्यू फॉर IB और IC। क्यों आप बीटा DC किसके बराबर होगा? Q पॉइंट के ऊपर, यानी IBQ और ICQ आप मालूम करें। ये जो आपको Q पॉइंट नजर आ रहा है ना फिगर के अंदर, Q पॉइंट के ऊपर आप देखें बेस करंट क्या है और कलेक्टर करंट क्या है, उसके करेस्पॉन्डिंग वैल्यू आप ले लें और उन दोनों का रेशो लेने, यू विल गेट बीटा DC। So what is beta DC? ICQ divided by IBQ, or just IC divided by IB, corresponding to Q point. तो अगर मैं लेट्स सी, आप अगर देख लें तो क्या होगा, बीटा DC किसके बराबर हो जाएगा? ये देखें इधर बीटा DC किसके बराबर नजर आ रहा है? ये वैल्यू क्या है? ये 25 माइक्रो एम्पेयर। दिस इज IBQ, और जो ICQ है वो ऑलमोस्ट बराबर है 2.5 के रेंज में। तो 2.5 डिवाइडेड बाई 25 माइक्रो एम्पेयर, वो मिली एम्पेयर में, IC मिली एम्पेयर में और IB माइक्रो एम्पेयर। इफ यू टेक द रेशियो ऑफ दिस टू वैल्यूज, वन इज इन माइक्रो एम्पेयर एंड द अदर इज इन मिली एम्पेयर, तो ये काफी लार्ज वैल्यू आपको बीटा DC का मिल रहा है। समझ आ रही है? किसी को समझ नहीं आ रही फिर बोल लें। समझ आ रही है। समझ आ रही है? तो देखिए Q पॉइंट के ऊपर जो भी बेस करंट है उसको हम कहते हैं IBQ। Q पॉइंट के ऊपर जो भी कलेक्टर करंट है उसको हम कहते हैं ICQ। अब यहाँ देखें, Q पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें तो आ रहा है IC करंट एक्सिस, कलेक्टर करंट एक्सिस के ऊपर, तो जिधर भी टच कर रहा है वो ICQ बन जाएगा, जिस तरह। ठीक, तो बीटा DC इस तरह मालूम किया, डेल्टा IC और डेल्टा IB, VCE कांस्टेंट, IC2 माइनस IC1, IB2 माइनस IB1, जो भी वैल्यूज हैं तो एक 100 आ रहा है। अच्छा, जो आपके पास यानी AC करंट 100 टाइम्स इंक्रीज होगा, कलेक्टर AC करंट जो होगा, फॉर द केस ऑफ AC, in the presence of AC signal or AC source, collector current will be increased by an amount of 100. So AC collector current will become 100 times the magnitude of the base current. DC बीटा आप Q पॉइंट के ऊपर मालूम करते हैं। बीटा DC इज डिटरमिन्ड एट द Q पॉइंट, वो बराबर है 108 के, तो इतना ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में।
So for the analysis purpose, beta DC and beta AC, they are taken as equal. So that is why normally we remove the subscript from both beta DC and beta AC. It means that both are equal. They are approximately equal. That is why we don't consider the subscript beta DC or beta AC. We remove both DC and AC from beta. So it may be beta DC or it may be beta AC because both are approximately equal. यहाँ पर और देख लें इधर, अगर कर्व्स आपके पास हॉरिजॉन्टल है, यानी लेकिन VC के साथ चेंज नहीं आ रहा, तो Q पॉइंट के ऊपर आप देख लें जो वेरिएशन है, ये इसके लिए जो ऊपर इक्वेशन लिखा हुआ है 9 मिली एम्पियर और 7 मिली एम्पियर। देखिए 9 है ऊपर, नीचे 7 है। करेस्पॉन्डिंगली बेस करंट के आपके पास IB और IB ये 40 है और ये 50 है, बिल्कुल दरमियान में देखना तो ये हो जाएगा 45, इस तरह ये हो जाएगा आपके पास 35। सो 35 और 45 दरमियान में जो गैप है वो है 10 माइक्रोएम्पियर। तो 200 इसका जो है ना आपके पास आ जाएगा ये एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। So if the characteristics of a transistor are approximately by those as shown in figure 3.17, then the level of beta AC would be the same in every region of the characteristic. देखें बीटा वेरी फिर नहीं करेगा। अगर आपके पास ये कर्व्स किस तरह हो, ये बिल्कुल फ्लैट हो, हॉरिजॉन्टल हो, so beta will remain fixed in every region of the characteristics. Beta AC would remain the same. Note that the step in IB is fixed at 10 microampere. ये जो आपको स्टेप नजर आ रहा है ना Q पॉइंट, ऊपर कितना है 5 माइक्रोएम्पियर, नीचे कितना है 5 माइक्रोएम्पियर। तो टोटल जो स्टेप साइज है ये है 10 माइक्रोएम्पियर and the vertical spacing between the curve is the same at every point in the characteristic. इधर भी जाएं, ऊपर वाले कर्व नीचे वाले कर्व 10 माइक्रोएम्पियर, एक है 50 माइक्रोएम्पियर, दूसरा है 60, तो 50 और 60 के दरमियान 10 माइक्रोएम्पियर, 50 40 10 माइक्रोएम्पियर। सो द स्पेसिंग बिटवीन द कर्व इज यूनिफॉर्म, इट इज फिक्स्ड, which is 10 microampere. And the vertical spacing between the curve is the same at every point in the characteristic, namely 2 milliampere. तो देखें यहाँ पर in terms of base current 10 microampere, in terms of collector current 2 milliampere. इधर देखें, इधर 10 है, इधर 12, कितना फर्क आ गया 2 milliampere। 8 10 2 milliampere, 6 8 2 milliampere, 0 2 2 milliampere, 2 4 2 milliampere. So the vertical spacing between the curves is the same at every point in the characteristic, namely 2 milliampere. So calculate beta AC at the Q point. Calculating beta AC at the Q point indicating results in, तो आप देख रहे हैं आपके पास कितना आ रहा है, बीटा इज इक्वल टू 200 एम्पियर। अगर आपको मैं कह दूं कि बीटा डीसी किसके बराबर होगा, जल्दी बताएं, बीटा डीसी किसके बराबर हो जाएगा? बीटा डीसी किसके बराबर हो जाएगा? फिगर को देख लें, बीटा डीसी किसके बराबर होगा? बीटा डीसी को आप क्यों
बीटा 8 डीसी divided by 40 microampere. 8 मिली एम्पियर 200. डिवाइडेड बाई 40 माइक्रो एम्पियर, जो भी रेशो आता है आप Yes, देखें, sir. Yes, sir. ठीक है ना। 8 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाई 40 माइक्रो एम्पियर, तो ये भी कितना आ रहा है आपके पास, वही आ रहा है, ऑलमोस्ट वही आ रहा है, Sir, यही आ रहा है ना। 48 डिवाइडेड बाई 40, ऊपर मिली एम्पियर है 10⁻³ नीचे है 10⁻⁶, तो ये बन जाएगा वही 200 आपके पास आ रहा है। तो इस केस में आप देख रहे हैं कि बीटा AC और बीटा DC बराबर है। तो ये आपको ये बताना है कि अगर आपके पास ऑलमोस्ट जो कर्व है वो अगर हॉरिजॉन्टल हो तो बीटा DC और बीटा AC दोनों बराबर हो, वो भी वही है। तो ये आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इट शोज that if the characteristics have the appearance like this, then the magnitude of beta AC and beta DC, magnitudes of beta AC and beta DC will be the same at every point of the characteristics. And you also know here now that IC is equal to 0 microampere. तो अगर आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इस किस्म के हो तो फिर ICO 0 हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास कर्व्स यूनिफॉर्मली स्पेस ना हो तो फिर ICO की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या बन जाएगा, ICBO, बीटा ICBO। अच्छा, अभी रिलेशनशिप आपने देखना है, बीटा और अल्फा के दरमियान क्या रिलेशनशिप। तो अभी देखें यहाँ पर आपको ना कोई AC नज़र आ रहा है ना DC नज़र आ रहा है सब्सक्रिप्ट में। तो एनालिसिस पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, AC और DC जो आपके पास दो लेटर्स हैं वो आप रिमूव कर देते हैं, और हमारी एग्जाम्पशन ये होती है कि दोनों बराबर हैं। तो AC के केस में बीटा AC होगा, DC के केस में बीटा DC होगा। तो अगर किसी ट्रांजिस्टर के लिए बीटा हम मेंशन करें तो वो दोनों के लिए आप कंसीडर कर सकते हैं, बीटा DC के तौर पर भी उसको आप ले सकते हैं और बीटा AC के तौर पर भी आप जो है ना उसको आप यूज़ कर सकते हैं दोनों कैलकुलेशन के दौरान। जब आप एनालिसिस करते हैं तो उस बीटा को आप बीटा AC भी कंसीडर कर सकते हैं और उसको बीटा DC भी कंसीडर कर सकते हैं। तो रिलेशनशिप आप देखें, IE इज इक्वल टू IC प्लस IB, IE इज इक्वल टू IC और अल्फा, एक्चुअली अल्फा इज इक्वल टू IC और IE, इसमें आप वैल्यू पुट कर दें। अब इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, इस इक्वेशन के अंदर जो इक्वेशन आपको नजर आ रहा है ये वाला, इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं, कितने वेरिएबल्स हैं इस इक्वेशन के अंदर, जल्दी बताएं। 2. हाँ 2. 2, कितने वेरिएबल्स हैं, Sir, 3 variables हैं। 3 वेरिएबल्स हैं, IE, IC और IB, 3 करंट्स हैं, तो ये 3 वेरिएबल्स हो गए। तो बीटा और अल्फा के दरमियान जब आप रिलेशनशिप डिटरमिन करेंगे तो आप इस इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ सिंगल वेरिएबल आप रिप्रेजेंट करेंगे ताकि अल्फा और बीटा के दरमियान रिलेशनशिप डेवलप हो जाए। सो I इज इक्वल टू IC प्लस IB, IC तो मौजूद है, सारा इक्वेशन जो है ना पूरा जो आपको नजर आ रहा है इक्वेशन, इसको इन टर्म्स ऑफ IC रिप्रेजेंट करें, दोनों साइड पे, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। तो IC कैंसिल हो जाएगा। सो I इज इक्वल टू IC और अल्फा एंड IB इज इक्वल टू IC और बीटा।
IC कैंसिल हो जाएगा, इसी इन इक्वेशन को आप रीअरेंज करें, सो यू गेट अल्फा इज इक्वल टू बीटा डिवाइड बाई बीटा प्लस 1 एंड बीटा इज इक्वल टू अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा। कर देंगे आप? यस सर। ठीक है ना, उसको रीअरेंज कर लें Yes. इन टर्म्स ऑफ IC। आपने सारी इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ IC उसको रिप्रेजेंट करें। IC दोनों साइड पे मौजूद है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और बीटा और अल्फा के दरमियान रिलेशनशिप आप इजीली मालूम कर सकते हैं। तो हमने जो इनिशियली हमने एक रिलेशनशिप देखी थी कि ICO बराबर होता है ICBO डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। तो उसको रीअरेंज कर दें आप, यानी ये जो है ना आपके पास 1/1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस 1। तो आखिर में जो आपके पास रिलेशनशिप आ रहा है, ICO बराबर हो जाएगा बीटा ICBO। तो बेस करंट और जो कलेक्टर करंट है उसको इन टर्म्स ऑफ बीटा जो है ना उनके दरमियान रिलेशनशिप जो है ना, वो जो कॉमन एमीटर के केस में है वो बराबर होता है IC इज इक्वल टू बीटा IB, और कॉमन बेस के केस में होता है IC इज इक्वल टू अल्फा IE। ICO is the collector current from collector to emitter when base terminal is open. It is equal to current amplification factor beta multiplied by ICBO when emitter terminal is open. IC is equal to beta IB, IE is equal to IC plus IB। तो ये जो है ना बेस करंट के दरमियान और IE के दरमियान, सो नॉर्मली ये जो वर्ड नजर आता है ना बीटा प्लस 1 IB, एज बीटा इज मच लार्जर देन 1, तो आप लिख सकते हैं IE इज इक्वल टू IE approximately equal to beta IB and IE is equal to IC or IC is equal to IE, they are approximately। तो बेस करंट और एमिटर करंट के दरमियान ये रिलेशनशिप है, I इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 इंटू IB। ऊपर वाली इक्वेशन जो है ना I इज इक्वल टू IC प्लस IB, इसमें आप IC की वैल्यू डाल दे बीटा IB, यू गेट दिस रिलेशन। तो बाइसिंग आप किस तरह करेंगे वो मैं आपको बता चुका हूँ। देखें, ये आपने सप्लाई को इस तरह कनेक्ट करना है, ये NPN ट्रांजिस्टर है, तो बेस एमिटर जंक्शन तो आपने फॉरवर्ड बायस करना होगा, कलेक्टर बेस जंक्शन को आपने रिवर्स बायस करना होगा, और करंट की डायरेक्शन आप देख लें, ए कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन है और IE इज इक्वल टू IC प्लस IB और IB इज इक्वल टू IC। तो पोलैरिटी इस तरह कनेक्ट करें कि ये दोनों करंट ट्रांजिस्टर में से वो के IC और IB दे बिकम इक्वल टू IE। So you have to connect power supply like this, VBB and VCC. This is the biasing arrangement. ब्रेकडाउन रीजन में डिवाइस को आपने नहीं ले जाना, ठीक है। ऑलवेज ऑपरेट द डिवाइस either in cutoff or in active region। नेक्स्ट है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का जो दूसरा टेक्निकल नाम है इसको कहते हैं एमीटर फॉलोअर, और इसकी जो इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है जिस मकसद के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं वो है इम्पीडेंस मैचिंग। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन? इम्पीडेंस मैचिंग। तो वही है, आप देख लें कि बेस एमीटर जंक्शन अगर आपके पास PNP है,
पावर सप्लाई अपने ऐसे कनेक्ट करने होंगे कि आपको कन्वेंशनल करंट की जो डिफिनीशन है कि पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करना है, तो आपने कनेक्ट इसको इस तरह करना होगा। ठीक है, यानी पीएनपी के केस में एमीटर करंट बेस और कलेक्टर करंट में डिवाइड हो जाता है, और एनपीएन के केस में कलेक्टर और बेस करंट आपस में कंबाइन होकर आपको आईई देता है। सो यू हैव टू कनेक्ट द पावर सप्लाई लाइक दिस। तो ये जो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है ना, इसका मकसद एम्प्लीफिकेशन नहीं होता, ये आपको करंट एम्प्लीफाई करता है, वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन ये नहीं देता। ये जो बफर भी इसको आप इस्तेमाल करते हैं एक सर्किट को दूसरे सर्किट से आइसोलेट करने के लिए। So the primary application of the common collector configuration is the impedance matching. And why do why do we need impedance matching? Because we want maximum power transformation from source to load, ताकि लोड की तरफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो। तो इस मकसद के लिए हमें इम्पीडेंस मैचिंग की जरूरत है। अदरवाइज अगर लोड इम्पीडेंस और सोर्स इम्पीडेंस आपस में बराबर ना हो तो फिर मैक्सिमम पावर जो है लोड की तरफ ट्रांसफर नहीं हो। तो इस मकसद के लिए जो है ना, हम ये जो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है या इमीटर फॉलोअर है सर्किट है, इसको हम यूटिलाइज करते हैं। एनी क्वेश्चन प्लीज? तो irrespective of the configuration, irrespective of the transistor, whether NPN or PNP, IE is equal to IB plus IC. अच्छा, इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है ना, ये कॉमन बेस से और कॉमन एमीटर से इसके मुख्तलिफ हैं। कहाँ पर डिफरेंस है ज़रा देख लें। नॉर्मली तो हम ये कहते हैं ना कि इनपुट इम्पीडेंस कम होता है, आउटपुट इम्पीडेंस ज़्यादा होता है। कॉमन कलेक्टर की जो कॉन्फ़िगरेशन है, it has high input impedance and low output impedance, opposite to that of common base and common emitter configuration. और ये अक्सर आप देखें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाता है। अगर आपको आइडिया हो तो आप जवाब दे देंगे, अदरवाइज फिर आप जो है ना फिर आप ट्रबल में होंगे। तो कॉमन कलेक्टर की इनपुट इम्पीडेंस हाई होती है और आउटपुट इम्पीडेंस लो होती है, एंड इट इज अपोजिट टू दैट ऑफ